हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 23 रुपये का शेयर है, 1.5% की तेजी है। बाजार आज भी अच्छे मूड में है। देखिए, बाजार अगर आप देखोगे तो सिर्फ इलेक्शन वाले दिन गिरावट दिखाई थी उसने, लेकिन उसके बाद फौरन रिकवरी आई है। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेजी आई है। हालांकि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन एक बहुत बड़ा शार्प डिक्लाइन आया ज़रूर था, सिर्फ यस बैंक में ही नहीं पूरे बाजार में था ये। और यस बैंक का शेयर भी उस दिन तकरीबन 9 से 10% गिरा ज़रूर था, लेकिन फिर से रिकवरी दिखाई और फिर से वहीं पर जा रहा है जहां से ये गिरता हुआ हमें नज़र आया था। और बाजार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन बात करेंगे वीडियो में स्पेसिफिकली यस बैंक के बारे में कि यहाँ पर क्या चीज़ें नज़र आ रही है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, क्या चीज़ें आपको समझनी चाहिए और अपडेट क्या निकल कर आ रही है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। 23 रुपये का शेयर है यस बैंक का, एक महीने में अभी 2% की तेज़ी है। एक साल में देखोगे तो 43% की बड़ी रफ्तार आई। हालांकि बीच में पैसा डबल भी करा था, 16 से 32 का लेवल दिखाया, बाद में एक शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। उसके बाद जब गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर सेल कॉल जनरेट करा था और 16 रुपये का टारगेट दे दिया तो ये गिरना स्टार्ट हुआ। तब मैंने ये कहा ज़रूर था कि मुझे लगता है कि 20 और 21 रुपये के लेवल पर ख़रीदारी के मौके बनेंगे। 16 रुपये कभी नहीं जाएगा ये, और ये नीचे की तरफ गया और मौके बने भी थे 20 और 21 के करीब। दोबारा तेज़ी देखने को मिली, 27 पे गया, दोबारा गिरा और तभी मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि 20-21 के आसपास दोबारा मौके बनेंगे, और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। मुझे लगता है कि देखो, यस बैंक में आपको टाइम देना पड़ेगा। आपका जो नज़रिया है यस बैंक में वो कम से कम लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। कम से कम यहाँ से 4 या 5 साल का आपका नज़रिया होना चाहिए, और उस दौरान कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पैसा डेफिनेटली बनाकर दे सकता है। लेकिन अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए कि भैया 1 साल में डबल हो जाए, वैसा वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर है, 27 रुपये का एक इनिशियल रेजिस्टेंस है और अभी 32 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल ज़रूर रहा है। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो 20 और 21 रुपये के आसपास नज़र आता है। और देखो, डूबने वाला बैंक तो कतई नहीं है। एक टाइम था जब लगता था कि डूब जाएगा, लेकिन एसबीआई ने बचा लिया इसको। अभी देखो, खबरें यहाँ पर बहुत सारी है कि आने वाले टाइम में एसबीआई भी यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करेगा, किसी बड़े प्लेयर को थमाने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज़ें तो है ही है। उसके अलावा देखा जाए तो मॉर्गन स्टैनली इंडाइस में इसको बहुत पहले ही जगह मिल चुकी थी, और अभी हाल फिलहाल में अपडेट ये भी थी कि इन्होंने मॉर्गन स्टैनली इंडाइस ने, अगर आप देखोगे तो इसका वेटेज बढ़ाया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मॉर्गन स्टैनली इंडाइस में कुछ कुछ कंपनियों को इंक्लूड करा गया है, मतलब जिसमें पीबी फिनटेक है जिसको हम पॉलिसी बाजार कहते हैं, एनएचपीसी है, फिनिक्स मॉल है, इंडस टावर है, सुंदरम फाइनेंस, सोलर इंडस्ट्री, स्टोन जैसे कई कंपनीज है यहाँ पर, कैनरा बैंक भी है यहाँ पर। ठीक है, इनको इंक्लूड करा गया है। लेकिन कुछ कंपनी ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, लेकिन उनका जो वेटेज था उसको बढ़ाया गया है। उनमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो कंपनी वैसी है तो वो है एयू स्मॉल फाइनेंस, वेदांता, मैक्रोटेक, जोमेटो, पॉलीकैब इंडिया, संवर्धना मदरसन और यस बैंक और सुजलॉन। ये ऑलरेडी इस इंडेक्स में पहले से शामिल थे। ऑलरेडी इस इंडेक्स के जरिए उनके पास एक पैसिव इनफ्लो आ रहा था, लेकिन और वेटेज अब इनका बढ़ा दिया गया है। जबकि कुछ को निकाला भी गया है, मतलब जिनमें से बर्जर पेंट है, इंद्रप्रस्थ है, पेटीएम है। कुछ का वेटेज कम भी करा गया है, उनमें डाबर से लेकर जुबलेंट फूड वर्क्स तक शामिल देखने को मिल रही है, और एचडीएफसी से इन्फोसिस भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो देखा जाए तो मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स डेफिनेटली कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इनफ्लो जनरेटर है इन कंपनियों के लिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो देखिए, महंगा तो है, 56 का पी है इसका। देखने में देखो आपको इनका जो प्राइस है 23 रुपये, वो आपको देखने में सस्ता लग सकता है कि यार 23 रुपये का शेयर है, कितना सस्ता है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये सस्ता नहीं है। 56 का पी है, सेक्टर पी सिर्फ 17 का है। यही वजह कि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, काफ़ी शानदार नंबर थे, और नतीजे के अगले दिन इसने अच्छी तेज़ी भी दिखाई थी। लेकिन उसके बाद से ये गिरावट दिखाना शुरू करा था इसने। उसकी रीज़न भी ये था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर सेल कॉल जनरेट करा था, वो भी उन्होंने 20 रुपये का टारगेट दिया था। तो जाहिर सी बात है गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली, और कुछ लोगों ने जो अर्ली इन्वेस्टर्स है उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक बड़ी वजह रही यहाँ पर गिरावट की। लेकिन अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 9,099 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा और 465 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा, जो कि अच्छा प्रॉफिट मेरे हिसाब से है।
और इससे पहले के क्वार्टर में 240 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 228 था, तो काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट रहा इनका। तो रेवेन्यू में जितना जंप नहीं आया उससे ज़्यादा बड़ा जंप यहाँ पर इस बार प्रॉफिट में देखने को मिल गया, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, इनको और प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो इसका जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। ये तभी उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगा जब वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट आ गया फिर अगले क्वार्टर में वापस से घट गया प्रॉफिट, जैसा कि जून क्वार्टर में हुआ था कि 345 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि रेवेन्यू तो बढ़ता गया था, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट घट के 228 पे आ गया। तो ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट दिखा दो, अगले क्वार्टर में वापस से जो इनके नंबर्स है वो वापस से डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखो खबरों का बाजार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाला है, और भले ही खबरें आ रही कि भैया SBI यहाँ पर बिकवाली कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। रीज़न ये है कि SBI के पास और बाकी बैंक के पास इतनी क्वांटिटी है ही नहीं 51% जो ये बेच पाए। और इसका प्राइम एग्जांपल IDBI बैंक है कि लंबे समय से कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट IDBI बैंक को बेचने को लेकर, बिड्स वगैरह मंगवा रहे, लेकिन अभी भी वो बिका नहीं है। तो ये यस बैंक के साथ भी होगा, अनलेस एंड अनटिल यस बैंक में कोई बहुत बड़ी तेज़ी आए, चीज़ें और बेहतर और नंबर्स और बेहतर होना शुरू हो जाए। जबकि IDBI बैंक में जब बिकवाली की प्रोसेस हुई थी तो नंबर तो अच्छे आना शुरू हो गए थे उनके, लेकिन यस बैंक में अगर आप देखो तो अभी लास्ट क्वार्टर के ही नंबर थोड़े से डिसेंट कह सकते हो, वरना उससे पहले के जो नंबर्स थे वो उतने ज़्यादा एक्साइट करने वाले नंबर तो नहीं थे। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर आप देखोगे यहाँ पर जो प्रमोटर है वो राणा कपूर एंड फैमिली बेच बाज के निकल लिए। 0.18% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 38.12% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 28.42% FIs लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर 33.29% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ज़्यादा मात्रा में है। तकरीबन 22.31% का जो स्टेक है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 10.98% अदर पार्टीज़ के पास है। ओवरऑल अगर हम बात करने भी जाए इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो कहीं ना कहीं 51% का स्टेक निकालना मेरे हिसाब से मुश्किल है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके पास आने वाली है। और देखो कोई भी अगर आएगा खरीदारी करेगा तो वो 51% नहीं, वो और ज़्यादा स्टेक की डिमांड ज़रूर करेगा, और वैल्यूएशन भी देखना रहेगा कि किस वैल्यूएशन पे बेचा जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं यस बैंक को लेकर देखूँ तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि यार देखो, अगर आपके पास है और आप में 3-4 साल रुकने का टारगेट है तो ही यहाँ पर बने रहिएगा, क्योंकि टाइम लेगा ये शेयर, ये बैंक टाइम लेगा, डूबेगा नहीं, अगेन मैं कह दूँ डूबेगा नहीं, लेकिन तेज़ी दिखाएगा ये, और ऐसी तेज़ी दोबारा भी देखने को मिलेगी। 16 से जो 16 रुपये से जो 32 रुपये का लेवल दिखाया था वो दोबारा भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो 6 महीने बाद भी देखने को मिल सकता है, 1 साल बाद भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपको टाइम इसको देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब नहीं लगता है, लेकिन जहाँ तक एंट्री की बात करें मुझे 20 और 21 रुपये का लेवल इनिशियल बाइंग के लिए अच्छा लगता है। एवरेज करने के लिए मुझे 18 से 17 रुपये का लेवल मुझे पसंद आता है, तो वो आपकी नज़र होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखेगा यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का नहीं। शॉर्ट टर्म में अभी भी मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।